वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में जो मेन टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सेटलमेंट डिस्काउंट। और क्योंकि IFRS 15 जो है वो रेवेन्यू को फोकस करता है, तो इस वीडियो के अंदर हम सेलर पर्सपेक्टिव को कवर कर रहे हैं। लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो मजीद आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो बायर पर्सपेक्टिव के साथ भी, जिसमें मेन फोकस IS2 इन्वेंट्रीज पर होगा और मजीद IS16 और दूसरी जो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड कैलकुलेट करनी होती है, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से सेटलमेंट डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सेटलमेंट डिस्काउंट का जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे। उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए हमारी जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी चाहिए उसको एक फ्लो चार्ट भी बना लेंगे और उसके साथ ही एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें जो है प्रैक्टिकल आइडिया भी हो जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमें जो है सीक्वेंस भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को इवेल्युएट करना है। उसके बाद हम जो है इम्पैक्ट देखेंगे इस तरीके से अकाउंटिंग करने का रिपोर्टेड रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पर। और बाद में हम एंड में एक पॉइंट देखेंगे कि कैसे हमें डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स वाली सिचुएशन को डिस्टिंग्विश करना है सेटलमेंट डिस्काउंट वाली सिचुएशन से। तो सबसे पहले अगर हम सेटलमेंट डिस्काउंट की बात करें तो सेटलमेंट डिस्काउंट के और भी नाम हैं। इन्हें जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है, कैश डिस्काउंट भी कहा जाता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट से डिफरेंशिएट किया जाता है। बिजनेसेस ऐसा डिस्काउंट क्यों ऑफर करते हैं? वो इसलिए ऑफर करते हैं ताकि जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं वो अपना अकाउंट जल्दी सेटल कर लें, जल्दी पेमेंट कर दें। इसका फ़ायदा क्या होता है? हालांकि डिस्काउंट देने से हमें पैसे तो कम मिल रहे हैं, एक तो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल शॉर्ट हो जाता है। यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल से मुराद ये है कि हमें पैसे जल्दी मिल जाते हैं तो हम उसे बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करके उससे फर्दर पैसे अर्न कर सकते हैं, मजीद स्टॉक बाय करके उसे प्रोसेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और वहां से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि क्विक रिकवरी से जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस है वो भी लोअर हो जाता है। तो ये दो बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं डिस्काउंट ऑफर करके। अब IFRS 15 से पहले की जो पोजीशन है अकाउंटिंग की वो ये थी कि ट्रेड डिस्काउंट को तो रिडक्शन इन रेवेन्यू कंसीडर किया जाता था, यानी हम शुरू में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते थे और रेवेन्यू नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे। और अब भी यही ट्रीटमेंट है ट्रेड डिस्काउंट की। तो लेकिन कैश डिस्काउंट को जो है वो एक बाद में रिकॉर्ड किया जाता था एज डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। इसका बाकायदा सेपरेट लेजर अकाउंट बनता था डिस्काउंट अलाउड का, और उसको हम एक एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते थे। अब IFRS 15 जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता ट्रेड डिस्काउंट में या कैश डिस्काउंट में, और दोनों को ही हमें रिडक्शन इन रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करना होता है। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये आता है कि ट्रेड डिस्काउंट के मामले में तो हमें क्लैरिटी होती है कि भाई ये ट्रेड के टाइम पर हमने बता दिया कि ये डिस्काउंट है कस्टमर को। लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट में हमें ये सर्टेनिटी नहीं होती कि क्या कस्टमर वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा। तो ये जो कह लें कि अनसर्टेनिटी है, इसको कैसे डील करना है, इसके लिए पहले IFRS 15 की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। IFRS 15 में जो 5 स्टेप मॉडल है उसमें स्टेप 3 है डिटरमिन द ट्रांजेक्शन प्राइस। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन प्राइस है उसको डिफाइन किया गया है कि द ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे भी अगर टर्म देखें तो एक्सपेक्ट है, यानी एक्सपेक्टेशन बेस्ड अमाउंट है। एक्सक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, सो सेल्स टैक्स वगैरह जैसे हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो लेते हैं कस्टमर से, वो तो गवर्नमेंट के होता है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं होगा, वो हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं होगी। फिर IFRS 15 में ये पर्सपेक्टिव भी है कि जो कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, वेरिएबल अमाउंट भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट हो। अब वेरिएशन किस वजह से आ सकती है, कि अमाउंट क्यों वेरिएबल हो सकती है, उस पर भी काफ़ी डिटेल गाइडेंस है, जिसपे जो एक रेलिवेंट सेंटेंस है वो ये है कि एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, रिबेट्स, रिफंड, क्रेडिट, प्राइस कंसेशन, इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनसेस, पेनल्टीज और अदर सिमिलर आइटम्स। तो इनमें से कुछ चीज़ों की वजह से जैसे जो है प्राइस कम हो जाती है, जैसे डिस्काउंट है, रिबेट है, क्रेडिट है, इंसेंटिव है, और कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ भी जाती है, जैसे परफॉर्मेंस बोनस है या पेनल्टीज वगैरह हैं। तो पेनल्टीज अगर हम पे लगेंगी तो कम हो जाएगी, दूसरी पार्टी पे लग रही है तो हमारी रेवेन्यू का आइटम बढ़ जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैराग्राफ है, इट इज पैरा 56 ऑफ IFRS 15।
वो ये है कि एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस सम और ऑल ऑफ एन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, sum or all of an amount of variable consideration estimated only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur। यानी अगर हमें किसी चीज़ में डाउट है कि पता नहीं ये पैसे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वेरिएशन है, तो हाईली प्रोबेबल हो कि भाई रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आज सेल रिकॉर्ड की और बाद में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी, अभी सेल्स रिकॉर्ड की बाद में सेल्स की अमाउंट कम करनी पड़ जाएगी, तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सिर्फ तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जब हाईली प्रोबेबल हो कि रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। और when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved, यानी जब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, कंफर्मेशन मिलती है कि फाइनल अमाउंट क्या है, तो हमें हाईली प्रोबेबल हो कि हमें जो रिकग्नाइज्ड रेवेन्यू है उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अब वंस अगेन जहां पर इशू ये आता है कि जब हम सेटलमेंट डिस्काउंट की बात करते हैं तो सेम इशू दोबारा हम लिखेंगे कि सर्टन नहीं है कि कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट का एडवांटेज लेगा या नहीं लेगा। अच्छा, सर्टन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एंटिटी ने इवेल्युएट करना है कि हाईली प्रोबेबल है या नहीं, यानी एंटिटी की अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो इसको सारे प्रोसेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो अकाउंटिंग फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर हम एक एग्जांपल भी कवर करेंगे। एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक एंटिटी जो है वो 100 रुपीज़ की सेल कर रही है और 2% सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रही है अगर कस्टमर अर्ली पे करता है। तो बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल ली है ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब इसमें देखें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि एंटिटी ये एक्सपेक्ट करे कि कस्टमर अर्ली पे करेगा, और दूसरा ऑब्वियसली इसका अपोजिट हो सकता है कि एंटिटी ये एक्सपेक्ट करे कि कस्टमर अर्ली पे नहीं करेगा। दोनों सूरतों में हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट होगी। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर अर्ली पे कर देगा तो हम फिर रेवेन्यू को नेट अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी 100 माइनस 2% डिस्काउंट 98 रुपीज़ पर। लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कस्टमर अर्ली पे नहीं करेगा तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पूरे 100 रुपीज़ कस्टमर से रिसीव होंगे कंसिडरेशन के, तो हमें रेवेन्यू भी ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए पूरे 100 रुपीज़ पे। अब इन दोनों अकाउंटिंग में फर्दर आगे जाकर फर्दर टू पॉसिबिलिटीज ईच हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि कस्टमर हमें अर्ली पे कर देगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और होता ये है कि कस्टमर हमें अर्ली ही पे कर देता है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी जैसे हमने अकाउंटिंग की, जो हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि 98 रुपीज़ हमें मिलेंगे, उतने ही हमें बेसिकली एक्चुअली मिले। और दूसरा ये हो सकता है कि हम कहें कि जी कस्टमर जो है उसने बाद में पेमेंट की। अच्छा, अब दोनों सूरतों में क्या होगा? एक सिचुएशन ये है कि अगर कस्टमर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेमेंट करता है तो हमने जो अकाउंटिंग की हुई थी ठीक की हुई थी, रिसीवेबल 98 का रिकॉर्ड किया था, और जब पैसे मिलेंगे तो वो 98 ही मिलेंगे, तो कैश डेबिट रिसीवेबल 98 से क्रेडिट, इस तरह से रिसीवेबल 0 हो जाएगा और हमारा रेवेन्यू 98 पर ही रिकॉर्ड होगा। दूसरा भी ये है कि हम कस्टमर अगर लेटर पे कर देता है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो जाता है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमें जो कैश रिसीव होगा वो तो 98 के बजाय 100 का होगा, तो 98 का हमने रिसीवेबल जो है वो बुक किया हुआ था, वो क्रेडिट हो जाएगा। 2 का डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, तो हम एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 का ये एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो जाए या एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो जाए, तो दोनों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। अब सेकंड साइड पर आते हैं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि कस्टमर अर्ली पे नहीं करेगा, और बेसिकली जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ही हुआ कि कस्टमर ने बाद में ही पे किया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। या फिर एक ऑप्शन ये है कि कस्टमर हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जल्दी पे कर देता है। अब दोनों सूरतों में क्या अकाउंटिंग है? अगर तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही अकाउंटिंग आगे काम हो जाता है, तो हमने 100 रुपीज़ का रिसीवेबल और रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था और हमें 100 रुपीज़ ही रिसीव होंगे क्योंकि कस्टमर ने लेट पेमेंट की है, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 100 से, और इस तरह से अकाउंटिंग कंक्लूड हो जाएगी, तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे हमने रिकॉर्ड किया था ये सोच के कि हमें कस्टमर से 100 रिसीव होंगे, लेकिन कस्टमर ने जल्दी पेमेंट कर दी, तो हमें रिसीव जो होंगे वो अब 100 तो नहीं होंगे, वो 98 होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैश अगर हमारे पास 98 का आएगा, रिसीवेबल हमने 100 का रिकॉर्ड किया हुआ था, तो 100 और 98 के डिफरेंस के तौर पे 2 की डेबिट साइड पर हम रेवेन्यू को डेबिट करेंगे। अच्छा, रेवेन्यू को डेबिट बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो बेसिकली इनिशियली तो एंटिटी को 100 पे रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हाईली प्रोबेबल हो, कि वो समझते हो कि जी रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू नहीं होगा। लेकिन हाईली प्रोबेबल चीज़ से भी डिफरेंट तो हो सकता है, क्योंकि हाईली प्रोबेबल का आप कह लेंगे जी चांस क्या है 80%, 85%, बट इवन जिस चीज़ के 85% चांस हो उसका भी अपोजिट कुछ हो सकता है, क्योंकि रिमेनिंग 15% भी चांस तो है, तो वो सम टाइम हो जाता है, तो फिर आपको ये वाली अकाउंटिंग करनी है। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम दो ही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो कस्टमर डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा, और फिर दोनों में दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जो हमने सोचा था वैसे ही हो जाए, जो हमने सोचा था वैसा ना हो। तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ इस एक फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल के साथ हम कवर कर रहे हैं। अब इस अकाउंटिंग का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के ऊपर क्या फ़र्क है, तो IFRS 15 से पहले जो सेटलमेंट डिस्काउंट हम डिस्काउंट अलाउड कस्टमर को करते थे, उसे एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते थे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते थे, तो सारी बात है रेवेन्यू या ग्रॉस प्रॉफिट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करने से नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता था। अब जब हम IFRS 15 के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं, तो एक तो हम इसे रिडक्शन इन रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक तरीकेकार इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्टली जो है रेवेन्यू को डेबिट करते हैं। रेवेन्यू को डेबिट करने का मतलब है रेवेन्यू को रिवर्स कर दिया। दूसरा ये है कि जैसे पहले डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को रिकॉर्ड करते थे वैसे ही कर लें, लेकिन बाद में आप डिस्काउंट अलाउड को वैसे ही रेवेन्यू में से लेस करेंगे। जैसे आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करते हैं ना, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न भी लेस होगी और सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड भी लेस होगा। तो उस तरीके से भी हमारी सेम जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट लेकिन डिफरेंट है। अब इम्पैक्ट ये है कि जब आप रेवेन्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपका लोअर रेवेन्यू रिपोर्ट होगा। कम रेवेन्यू की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो भी कम रिपोर्ट हो रहा होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस हो रहा होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट तो पहले भी रिड्यूस था। तो मेन इफेक्ट पड़ेगा रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर पे। अब यहाँ पर हमने केयरफुल रहना है कि हम डिस्टिंग्विश कर रहे हो सिचुएशंस को, कि कहीं पर अगर इंटरेस्ट का एलिमेंट है, डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स हैं, तो उनको उसके मुताबिक रिकॉर्ड करना चाहिए। तो IFRS 15 में जब हम स्टेप 3 की ही बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को भी देखना होता है, कि अगर इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल है तो उसके मुताबिक अकाउंटिंग करनी होती है। तो इन केस ऑफ डेफर्ड सेटलमेंट टर्म, डेफर्ड सेटलमेंट का टर्म्स का मतलब ये होता है कि हम कस्टमर को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा लेट पेमेंट कर दे, लेकिन उसकी वजह से हम उससे पेमेंट जो है अमाउंट वाइज ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो रेवेन्यू बेसिकली उतना रिकॉर्ड होगा जितनी प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि कैश प्राइस इक्विवेलेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रही होगी डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स की वजह से, उसको फाइनेंस इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Bayer Limited bought and obtained control of goods from Seller Limited on 1st January 2021. The fixed contract price of rupees 110,000 has been agreed to be paid on 31st December. अब साल के स्टार्ट में जो है वो आप बाय कर रहे हैं, पेमेंट साल के एंड पर होनी है और 110,000 की होनी है। तो 1 ईयर का गैप है रेवेन्यू रिकग्नाइज होने में और पेमेंट में। द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज अप टू 15 डेज, सिर्फ 15 दिन का नॉर्मल पीरियड है इंडस्ट्री में, लेकिन 1 ईयर अलाउ हो रहा है। तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स हैं और इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है। एसएल ऑफर सेम गुड्स फॉर रुपीज 100,000 इफ पेड विद इन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। तो नॉर्मली अगर गुड्स सेल की जाती हैं तो वो 100,000 की सेल की जाती हैं जब फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो एसएल का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है। रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास कर दें। तो सबसे पहले तो जब हम रेवेन्यू इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे हमें रिकॉर्ड करना है, 100,000 पे रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते, वो भी 100,000 आती, इसी बेस पर कैलकुलेट हुई होती। तो रिसीवेबल, डेबिट, रेवेन्यू, क्रेडिट हम 100,000 का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 10,000 हमें मिल रहा है वो रेवेन्यू का नहीं मिल रहा, वो फाइनेंस इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम है। तो कैश जब हमें 110,000 का ईयर एंड पर मिलेगा तो फाइनेंस इनकम 10,000 की होगी और रिमेनिंग 100,000 से हम अपने रिसीवेबल को डीरेकग्नाइज करेंगे। तो इस सेटलमेंट डिस्काउंट की वीडियो ये हमने सेलर्स परस्पेक्टिव से कवर किया है। वेलकम टू ABC कैंपस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेटलमेंट डिस्काउंट सेलर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, और आज इस वीडियो में हम बायर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो मेन फोकस जो हमारा अगर स्टैंडर्ड वाइज देखें तो IS2 इन्वेंट्रीज पर होगा, लेकिन इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एसेट की कॉस्ट मेजर करने को रिलेट करते हैं, जैसे I16 है या I38 वगैरह है, तो उनको भी हम फोकस कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है IS2 I16 वगैरह की, और फिर एक IFRIC एजेंडा डिसीजन को डिस्कस करेंगे
ताकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही वाली जो फॉलो की जा सके। फिर अकाउंटिंग का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि कंप्लीट आइडिया हो जाए कि अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो जिस तरीके से होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इम्पैक्ट जो है रिपोर्टेड प्रॉफिट पर क्या होगा हमारी इस ट्रीटमेंट का, और फिर डिस्टिंग्विश कैसे करना है सिचुएशन को डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स के साथ। तो इन 4 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें तो अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो स्टैंडर्ड्स के अंदर बड़ी क्लियरली स्टेटेड है। फॉर एग्जाम्पल IS 2 का पैराग्राफ 11 कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज, के इनको कॉस्ट ऑफ परचेज में से आपने लेस करना है। इसी तरह IS 16 का पैराग्राफ 16 है विच सेज कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट comprises its purchase price including import duties and non-refundable purchase taxes after deducting trade discounts and rebates। और इसमें 2 पॉइंट्स और भी हैं आगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वाला और इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वाला, लेकिन हम अभी फोकस कर रहे थे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में स्पेसिफिकली जो बताया हुआ है कि इनको तो कॉस्ट में से डिडक्ट करना है। एंड फॉर दिस रीजन कुछ अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही थी कि ट्रेड डिस्काउंट को तो कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस किया जाता था, लेकिन कैश डिस्काउंट को या सेटलमेंट डिस्काउंट को बेसिकली डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पर एक इनकम या अदर इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता था। लेकिन इस पर जो सही लॉजिक बनती है वो ये बनती है कि आपको अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है एक सप्लायर से, तो एक्चुअली तो वो गुड्स की कॉस्ट ही कम हो रही है, उसको एक सेपरेट इनकम के तौर पे रिकग्नाइज करना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट के ऊपर जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के अंदर तो कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन IFRIC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी है, उनकी एक एजेंडा डिसीजन है नवंबर 2004 की, और उसके अंदर ये स्पेसिफिक जो है ना, वहीं से मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ। द IFRIC टेंटेटिवली एग्री, टेंटेटिवली का मतलब होता है कि डिसीजन इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय ISB, क्योंकि इफ्रिक जो है वो अंडर आती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के, तो इसलिए ये फाइनल डिसीजन नहीं देते, टेंटेटिवली का वर्ड यूज करते हैं। टेंटेटिवली एग्रीड दैट सेटलमेंट डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज because the requirement under IFRS were sufficiently clear, the IFRIC tentatively agreed that the matter should not be added to the agenda। यानी इन्होंने इसको अपने एजेंडा के अंदर ऐड नहीं किया, लेकिन ये कि इस पर ब्रीफली ये डिस्कशन की कि भाई डिडक्ट ही होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, और उनके मुताबिक स्टैंडर्ड की जो इंटरप्रिटेशन बनती है वो यही बनती है कि सेटलमेंट डिस्काउंट्स को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में से डिडक्ट ही होना चाहिए। तो हमारे पास अब सेटलमेंट डिस्काउंट की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए वो लॉजिक भी आ गई। अब इस पर अगर हम देखें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए वो क्लियर हो गया। तो इस वीडियो के अंदर हम जो एग्जांपल कवर कर रहे हैं वो IS 2 की हैं, लेकिन सेम रूल IS 16 पर भी अप्लाई होता है, और सेम रूल और स्टैंडर्ड्स जिसमें हम कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड मेजर कर रहे होते हैं उन पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो अकाउंटिंग फ्लो चार्ट देखते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक एंटिटी ने गुड्स खरीदी हैं ₹100 की, और उनको 2% सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर हुआ है अगर वो अर्ली पेमेंट करते हैं, तो दिस इज सेटलमेंट डिस्काउंट। तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल हमने रखी है। तो ज़्यादा बेहतर जो तरीक़ेकार है, इसकी डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से हमने सेलर पर्सपेक्टिव में कवर किया था तो उसके साथ कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ ही हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो आपको परचेज और पेएबल फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, और इसके पीछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देखें, परचेजेज जो हैं वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो रही हैं, ट्रेड पेएबल्स जो हैं वो लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इनको कम वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इनको फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, तो अंडरस्टेट हम नहीं कर रहे और इनको फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी पूरे 100 पर आप परचेजेज और ट्रेड पेएबल को रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं। देखें, एक ये हो सकता है कि एंटिटी ये डिसाइड करती है कि वो लेट ही पेमेंट करेंगे और फुल अमाउंट पे करेंगे, वो डिस्काउंट नहीं लेना चाहते। तो इस सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम राइज नहीं होगा, आपने 100 रुपीज़ की चीज़ 100 में ही ली है और 100 की आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे। दूसरा लेकिन सिचुएशन ये होता है कि आप सेटलमेंट डिस्काउंट का एडवांटेज लेते हैं, जल्दी अर्ली सेटल करके आप उसको कहते हैं कि जी हम 100 के बजाय 98 पे करेंगे। तो दोनों अकाउंटिंग कैसे होंगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एंटिटी बाद में ही पे करती है
तो पेबल 100 के रिकॉर्डेड हैं, 100 से डेबिट करेंगे कैश, 100 से क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल अकाउंटिंग है। लेकिन अगर एंटिटी सेटलमेंट डिस्काउंट ले लेती है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 98 की। तो 98 की पेमेंट करेंगे, पेबल तो 100 के रिकॉर्ड किए हुए थे जो डी रिकग्नाइज हो जाएंगे, और 2 का जो डिफरेंस है वो आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट नहीं करना, वो आपने रिडक्शन करनी है इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में रिडक्शन होगी, ये अब इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। तो इस पर्सपेक्टिव से जो पहले हम अकाउंटिंग किया करते थे उसमें हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देते थे, तो वो इनअप्रोप्रिएट है, और प्रॉपर जो इफेक्ट एजेंडा डिसीजन के मुताबिक जो ट्रीटमेंट है वो ये है। अब इस ट्रीटमेंट को अगर हम फॉलो करें तो इम्पैक्ट क्या है उन पर बात करते हैं। तो इसका रिपोर्टेड प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि जब हम रिडक्शन करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ परचेज तो वो 2 तरीके से करते हैं, डायरेक्टली परचेज को क्रेडिट करके जैसे हमने एंट्री पास की। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट अगर क्रेडिट करते भी हैं तो वो बाद में परचेजेज में से वैसे ही लेस करना है जैसे परचेजेज में से परचेज रिटर्न लेस होती हैं। अब कम परचेजेज रिकॉर्ड होंगी सेटलमेंट डिस्काउंट की वजह से तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो रिपोर्ट हो रहा होगा वो हायर हो रहा होगा, और नेट प्रॉफिट भी ज्यादा शो होगा, जो कि वो तो पहले भी शो होता था, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम बना देते हैं, अदर इनकम में लिख देते हैं, तब भी नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और परचेजेस कम होने से, कॉस्ट कम होने से भी नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन जो असल इंपैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर है और ग्रॉस प्रॉफिट पर, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी और ग्रॉस प्रॉफिट हायर शो होगा इस ट्रीटमेंट की वजह से। अब इसको अगर डेफर्ड सेटलमेंट टर्म से डिस्टिंग्विश करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बाद वक़्त अगर हमें नजर आता है कि इंटरेस्ट एलिमेंट है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, तो उसको देखना चाहिए। तो डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स अगर हों तो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है यानी परचेजेस उसको कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे रिकॉर्ड करें, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं डेफर्ड टर्म्स की वजह से, कि देर से पेमेंट करने की वजह से, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। Bayer Limited bought and obtained control of goods from Seller Limited on 1st January 2021. The fixed contract price of 110,000 has been agreed to be paid on 31st December. तो 110,000 पे होने हैं, जो परचेज कर रहे हैं वो 1 जनवरी को है, पेमेंट 31 दिसंबर को होनी है, एग्जैक्ट 1 ईयर के बाद, इसलिए 10,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो है वो 15 डेज का है, और इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जो 10,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसमें एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन भी मिल रहा है। एसएल ऑफर सेम गुड्स फॉर ₹100,000 यानी 10,000 का डिफरेंस है, इफ पेड विद इन नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। 31 दिसंबर ईयर एंड है, और हमने बायर के परस्पेक्टिव से जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो 1 जनवरी को बेसिकली आप अब जो परचेज रिकॉर्ड करेंगे वो 100,000 पर ही रिकॉर्ड करेंगे, और उसी हिसाब से पेबल रिकॉर्ड होगा। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आपका इंटरेस्ट एक्रू होगा, उस बेसिस पर जब आप सेटल करते हैं तो पेबल डेबिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट होगा, और जो आप टोटल 110,000 पे कर रहे हैं उसके 2 कंपोनेंट, यानी 100,000 का ओरिजिनल जो पेबल रिकॉर्ड किया था, और बाकी जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इसमें इस बात का ख्याल भी रखना है कि अगर मीडियर सिचुएशन हो तो उस हिसाब से आपने उतने पीरियड का एक्रूवल रिकॉर्ड करना है। तो ये बेसिकली हमारी सेटलमेंट डिस्काउंट पे बायर पर्सपेक्टिव से वीडियो थी। इसके साथ ही आपको चाहिए कि इससे पहले आप सेलर पर्सपेक्टिव से जो वीडियो है सेटलमेंट डिस्काउंट पर उसको भी देख लें, और इन दोनों को इन कॉम्बिनेशन यूज करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।